என்னன்னு விசாரிச்சு சொல்ல. आवाज उठाई, वो या तो कहीं गायब हो गया। तुम एप्लीकेशनல ஒழுங்கா கையெழுத்து போடுமா? தொட்டுறாத, ஸ்லைஸ் போட்டு सब और नहीं चलेगा। कोई एक आवाज उठाई, கேள்விப்பட்டிருக்கியா? யாரே? तो उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन जब इंडिया के नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जननायकन मूवी के बारे में। इस मूवी की भाषा तमिल, हिंदी डब संभव है। जॉनर की बात करें तो पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है। डायरेक्टर की बात करें तो एच विनोद है और म्यूजिक की बात करें तो अनुराग रविचंद्र है। प्रोडक्शन की बात करें तो KVN प्रोडक्शन। एक्टर के लिस्ट में आते हैं पूजा हेगल, ममिता बाजू, प्रियान्वी। मेन एक्टर्स की बात करें तो विजय थलापति, बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण। इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ से 380 करोड़, कुछ रिपोर्ट में 500 करोड़ तक भी बताया गया है। यह विजय की सबसे बड़ी फिल्म से एक मानी जा रही है। जननायकन एक पावरफुल पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है जिसमें एक आम सिस्टम और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ता दिखता है। फिल्म में विजय का किरदार एक मजबूत और जनता के लिए लड़ने वाले लीडर का है। पहले वह सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन जब उससे सच्चाई का पता चलता है तो वह भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म में राजनीति, जनता की ताकत, इमोशनल और ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। बॉबी देओल एक खतरनाक विलन के रोल में दिखाई दे सकते हैं जो अपनी पावर से लोगों को दबाने की कोशिश करता है। फिल्म का मुख्य संदेश है कि असली ताकत जनता के पास होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह विजय की राजनीति में जाने से पहले आखिरी फिल्म हो सकती है। इसलिए फैंस इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अब कहानी की बात करूँ तो शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है। अंदर ही अंदर वह अपराध, राजनीति और डर का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। उसी शहर में रहने वाला एक आदमी लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था। उसका नाम जना था। जनता उस सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपना रक्षक मानती थी। गरीब लोगों की उसकी इज्जत करते थे। बच्चे उसे समझने से अपराधी उसका नाम सुनकर डर जाते थे। लेकिन जना हमेशा शांत रहता था। वह कभी खुद को हीरो नहीं मानता, साबित करने की कोशिश नहीं करता था। एक रात शहर के बीचों बीच कुछ हथियारों बंद लोग एक बिजनेसमैन पर हमला कर देते हैं। सड़क पर भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी अचानक एक काली गाड़ी वहां जाकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से जना बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति होती है। हमलावर पहले उसे देखकर हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अकेले आदमी का उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगले कुछ सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है। जना बिना समय बर्बाद किए उन लोगों को सामना करता है। उसकी लड़ाई करने का तरीका बाकी लोगों से अलग होता है। वह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ता है। कुछ ही मिनटों से सारे गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा नेता वीरराज अपने आलीशान बंगले में बैठा हुआ था।
राजनीति की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन असल में वही शहर के अपराधों का असली मालिक था। पुलिस से लेकर बड़े अधिकारियों तक सभी उसके इशारों पर चलते थे। जब विराज को पता चलता है कि जना ने उसके आदमियों को हराया है, तो वह पहली बार किसी आम आदमी पे खतरा महसूस करता है। विराज अपने खास आदमी अर्जुन को बुलाता है। अर्जुन बेहद खतरनाक और चालाक इंसान था। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं देखी थी। विराज उसे आदेश देता है कि किसी भी हालत में जना के बारे में पूरी जानकारी निकालो। इधर जना अपने पुराने घर लौटता है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी माँ हमेशा डरती रहती है, लेकिन एक दिन जना की दुश्मनी उसे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। लेकिन जना अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि वह जो भी कर रहा है लोगों की भी भलाई के लिए कर रहा है। अगले दिन शहर में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने वाला था। विराज वहां हजारों लोगों के सामने भाषण देने वाला था। मीडिया, पुलिस और बड़े अधिकारी सब वहां मौजूद थे। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी छिपे थे जो विराज की हत्या करना चाहते थे। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी छिपे थे जो विराज की हत्या करना चाहते थे। जैसे विराज स्टेज पर पहुंचता है, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पूरे मैदान में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले एक नकाबपोश आदमी स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी भीड़ में से जना सामने आता है। वह तेजी से उसे हमलाकार का पीछा करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार जना उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन मरने से पहले सिर्फ एक बात कहता है, तुम्हें नहीं पता असली दुश्मन कौन है। यह सुनकर जना सोच में पड़ जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि यह सिर्फ अपराध और राजनीति की साधारण लड़ाई नहीं है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसी रात अर्जुन अपने आदमियों के साथ जना के घर पहुंचता है, लेकिन जना वहां नहीं होता। अर्जुन घर में तोड़फोड़ करता है और उसकी माँ को धमकी देकर चला जाता है। जब जना वापस लौटता है और अपनी माँ की हालत देखता है, तो पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। वह फैसला करता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी होगी। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि विराज और अर्जुन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक खेल खेल रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होती है जना की असली कहानी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि जना विराज और उसके लोगों के खिलाफ खुलकर खड़ा हो चुका था। अर्जुन की धमकी के बाद मामला और भी खतरनाक बन गया था। जना समझ चुका था कि दुश्मन सिर्फ सड़क के गुंडे नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर कब्जा करने वाले लोग हैं। अगली सुबह शहर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर जगह उसी हमले की चर्चा हो रही थी जो राजनीतिक कार्यक्रम में हुआ था। मीडिया बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर विराज को मारने की कोशिश किसने की। लेकिन विराज कैमरों के सामने खुद को मासूस दिखा रहा था। वह लोगों के सामने भाषण देता है कि शहर में डर फैलाने वाले अपराधियों को खत्म नहीं करना जरूरी है, जबकि असली में वही इस डर का असली कारण था। उधर जना उस नकाबपोश हमलावर की आखिरी बात के बारे में
सोच रहा था असली दुश्मन कोई और है। यह बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। जना अपने पुराने दोस्त फैसले पर से मिलने जाता है। फैसल पहले पुलिस में था, लेकिन सिस्टम की गंदगी देखकर उसने नौकरी छोड़ दी थी। अब वह शहर के अंधेरे राज जानने वाला एकमात्र इंसान माना जाता था। फैसल जना को बताता है कि पिछले कुछ महीनों से शहर में हथियारों की तस्करी बढ़ गई है। कई लोग अचानक गायब हो रहे हैं और पुलिस हर मामले को दबा रही है। सबसे हैरान गति वाली बात है कि जिन लोगों ने वीरराज के खिलाफ आवाज उठाई है वो या तो मारे गए या हमेशा के लिए गायब हो गए। फैसल जना को एक पुरानी फाइल देता है जिसमें कई बड़े नेताओं और अपराधियों के बीच एक गुप्त संबंधों की रिकॉर्ड होता है। जना जब उस फाइल को पढ़ता है तो उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुक जाती है, सूर्या कभी वीरराज का सबसे करीब आदमी हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वे जिंदा है या मर चुका है। फैसल बताता है कि सूर्या को वीरराज के कई गंदे राज पता थे, इसलिए शायद उसे रास्ते से हटा दिया गया था। यह सुनते ही जना फैसला करता है कि उसे सूर्या को ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ अर्जुन जब जना को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका था, वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि जना को जिंदा पकड़कर उसके सामने लाया जाए। रात होते ही जना एक पुराने गोदाम में पहुंच जाता है जहां उसे सूर्या के बारे में जानकारी मिलने वाली थी। गोदाम बाहर से बंद दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुछ लोग गुप्त मीटिंग कर रहे होते हैं। जना चुपके से अंदर घुसता है। वहां उसे पता चलता है कि शहर में होने वाले कई बड़े अपराधों के पैसा विदेशों तक भेजा जा रहा है। सिर्फ लोकल गैंग का मामला नहीं बल्कि बहुत बड़ा नेटवर्क था। तभी अचानक गोदाम की लड़ाई बंद हो जाती है। कुछ सेकंड के बाद चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। अर्जुन पहले से वहां मौजूद था। जना खुद को बचाते हुए लड़ाई शुरू करता है। अंधेरे में हर तरफ चीखे और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन के आदमियों संख्या में ज्यादा थे, लेकिन जना एक एक करके सबको हराता जाता है। इसी दौरान जना को एक कमरे में बंद एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी घायल हालत में होता है। जब जना उसे बाहर निकालता है तो पता चलता है कि वही सूर्या है। सूर्या बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह जना को देखकर बताता है कि वीरराज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए एक गुप्त नेटवर्क का हिस्सा है। सूर्य बताता है कि कई बड़े अधिकारियों और पुलिस अफसर भी इस नेटवर्क में शामिल है। जो भी इनके खिलाफ जाता है उसे खत्म कर दिया जाता है। जना यह सब सुनकर ही रहा होता है, तभी अचानक अर्जुन वहां पहुंच जाता है। अर्जुन और जना सामने सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। अर्जुन बहुत ताकतवर था, लेकिन जना के अंदर अब अपने लोगों को बचाने का जुनून था। लड़ाई के दौरान सूर्या भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन गोली मार देता है। मरने से पहले सूर्या जना को एक पेन ड्राइव देता है
और कहता है कि इसमें सबूत है, इन्हें दुनिया के सामने लाना जरूरी है। इतना कहकर सूर्या दम तोड़ देता है। जना गुस्से में से भरा उठता है। वह अर्जुन पर हमला कर देता है और दोनों की लड़ाई गोदाम के बाहर तक पहुंच जाती है। आखिर में अर्जुन वहां से भाग निकलता है, लेकिन जाते जाते वह जना को चेतावनी देता है, अब यह लड़ाई तेरे बस की नहीं रही। गोदाम में आग लग चुकी थी। जना की तरह वह से निकलता है और पेन ड्राइव को सुरक्षित रख लेता है। अब उसके पास ऐसे सबूत थे जो पूरे सिस्टम को हिला सकते थे, लेकिन जना नहीं जानता कि इस पेन ड्राइव की खबर अब विराज तक पहुंच चुकी है और विराज अब सिर्फ जना को हराना नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। रात के अंधेरे में जना शहर के बाहर बने एक पुराने मकान में पहुंच जाता है। यह जगह कभी उसके पिता की हुआ करती थी। यहाँ बहुत कम लोग आते थे, इसलिए जना को लगता है कि फिलहाल यही सबसे सुरक्षित जगह है। वह पेन ड्राइव खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं खुलता। उसी समय फैसल वहां पहुंच जाता है। फैसल बताता है कि सूर्या बहुत चालाक आदमी था। वह इतनी आसानी से कोई राज खुला नहीं छोड़ता। पासवर्ड जरूर किसी पुराने कनेक्शन से जुड़ा होता। दोनों मिलकर सूर्या की फाइलें देखने लगते हैं। तभी उनके एक पुराने फोटो मिलती है, जिसमें सूर्या, विराज और एक छोटा बच्चा साथ खड़े होते हैं। जना उस बच्चे को पहचानना चाहता है और पहचान नहीं पाता। फैसल अचानक चौंक जाता है, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। यह देखकर जना हैरान रह जाता है। मतलब अर्जुन बचपन से ही विराज के साथ था। उसने सिर्फ अपराध की दुनिया नहीं देखी थी, बल्कि उसी माहौल में बड़ा हुआ था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फोटो के पीछे एक तारीख और एक जगह का नाम लिखा होता है, ब्लैक हार्बर। फैसल बताता है कि ब्लैक हार्बर शहर का पुराना बंदरगाह था, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अफवाह थी कि वह आज भी गैर कानूनी सामान की तस्करी होती है। जना समझ जाता है कि पासवर्ड का राज वही छिपा हो सकता है। दूसरी तरफ विराज अपने बंगले में बेहद गुस्से में बैठता होता है। उसे अपने कई आदमियों को खो दिया था और अब उसे डर था कि अगर पेन ड्राइव की जानकारी बाहर आ गई तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वह अर्जुन को आदेश देता है कि अब खेल खत्म करो। जना जिंदा नहीं बचना चाहता। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। अगली रात जना और फैसल ब्लैक हार्बर पहुंचते हैं। वहां हर तरफ टूटी हुई इमारतें, जंग लगे कंटेनर और सन्नाटा होता है, लेकिन दूर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। दोनों को छिपकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह अब भी अवैध हथियारों का कारोबार चला रहा है। कई विदेशी लोग भी वहां मौजूद थे। जना चुपके से एक ऑफिस में घुसता है, जहां पुराने रिकॉर्ड रखे हुए थे। काफी तलाश के बाद उसे एक कंप्यूटर मिलता है। जब वह सिस्टम खोलता है तो स्क्रीन पर वही चिन्ह दिखाई देते हैं जो पेन ड्राइव पर बंद न था। फैसल
तुरंत समझ जाता है कि यही सही जगह है। जना पासवर्ड में ब्लैक हॉर्बर 27 डालता है और अचानक पेनड्राइव खुली जाती है। उसमें जो वीडियोस थे उन्हें देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विराज कई बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों के साथ मिलकर अपराधों को कंट्रोल कर रहा था। शहर में होने वाले दंगे, तस्करी और हत्याएं सब उसी के इशारे पर हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। आखिर वीडियो में विराज खुद किसी आदमी को मारते हुए दिखाई देते हैं और वह आदमी जनाब का पिता था। यह देखकर जिना पूरी तरह टूट जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके पिता अचानक गायब हो गए थे। सभी ने कहा था कि वह किसी हादसे में मारे गए, लेकिन असलियत यह थी कि विराज ने खुद उन्हें मरवाया था, क्योंकि वह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। जना की आंखों में पहली बार आंसू आ जाते हैं। अब यह लड़ाई सिर्फ शहर के लिए नहीं रही थी, यह उसके पिता के इंसाफ की लड़ाई भी बन चुकी थी। उसके समय बाहर गोलियों की आवाज़ गूंजती है। अर्जुन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। फैसल जानना से कहता है कि सबूत लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूँ। लेकिन अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी फैसल उसे मजबूर करता है, क्योंकि अगर सबूत खत्म हो गया तो विराज कभी नहीं हारेगा। जना बारी दिल से वहां से निकल जाता है। अंदर अर्जुन और फैसल के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और फैसल बहादुर से लड़ता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार अर्जुन फैसल को गोली मार देता है। मरते वक्त फैसल सिर्फ एक बात कहता है, सच को मत मरने देना। जना दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जाते हैं। अब उसे फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विराज का अंत रोकर रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि विराज अब शहर में ऐसा खेल शुरू करने वाला है जिसमें हजारों बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली थी। फैसल की मौत के बाद जना पूरी तरह शहर की सुनसान सड़कों पर घूमता रहता है और दिमाग में बचपन की यादें बार बार लौट रही थी। उसे अपने पिता की सबसे बात याद आती है कि जो हमेशा कहते थे कि सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं। सुबह होते ही पूरे शहर में एक नई खबर फैल जाती है। विराज ने घोषणा की कि शहर में बड़े होते हुए अपराधों को रोकने के लिए एक नया सुरक्षा अभियान शुरू किया जाए। टीवी चैनल्स के उसे जानने का मसीहा दिखाता है, लेकिन असलियत कुछ और होती थी। विराज इस अभियान के बहाने पूरे शहर पर अपना कब्जा और मजबूत करना चाहता था। अब हर जगह उसे आदमी तैनात के लगते, पुलिस भी उन्हें के आदेश मान रही थी। उधर जना एक पुराने चर्च में छिपा हुआ था। वही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मीरा था। मीरा एक पत्रकार थी और लंबे समय से विराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। फैसल ने मरने से पहले जना के बारे में उसके जानकारी भेजी थी। पहले जना उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अब मीरा उसे कोई गुप्त दस्तावेज दिखाई देती है तो उसे एहसास होता है कि वह सच में विराज का सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। मीरा बताती है कि विराज जल्द ही शहर में एक बहुत बड़ा सौदा करने वाला है।
इस डील में करोड़ों रुपये की हथियारों दूसरे में बेचने जाने वाले थे। अगर यह सौदा सफल हो गया तो विराज और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। जना फैसला करता है कि उसे यह डील रोकनी ही होगी। दूसरी तरफ अर्जुन जब अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। फैसल को अब मारने के बाद उसके अंदर कोई डर नहीं बचा था। विराज उसे शहर का नया सुरक्षा प्रमुख बना देता है। अब अर्जुन खुलेआम लोगों को डराने लगता है। जो भी विराज के खिलाफ बोलता है उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है। शहर में डर का माहौल फैल चुका था। रात होते ही जना और मीरा उस जगह पहुंचते हैं जहां हथियारों की डील होने वाली थी। यह शहर के बारे में बना एक बड़ा वेयर हाउस था। चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। मीरा कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है जबकि जना अंदर घुसने का रास्ता ढूंढता है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं है बल्कि एक बड़े हमले की तैयारी। विराज शहर में दंगा करवाना चाहता था ताकि लोग डरे जाए और खुद को उनका रक्षण साबित कर सके। सब समझ जाते हैं कि अगर उसने आज उन्हें नहीं रोका तो हजारों लोगों मारे जाएंगे। वह अकेले ही फेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। अंदर कई ट्रक हथियारों से भरे हुए थे। दर्जनों हथियारबंद लोग वहां मौजूद थे। जना चुपके से कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देता है और ट्रक में विस्फोट लगाने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे देख लेता है। अलार्म बज उठता है। पूरे वेयर हाउस गोलियों की आवाज से गूंजने लगता है। जना तेजी से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। वह एक के दुश्मनों को हारता जाता है लेकिन तभी सामने अर्जुन का आ जाता है। दोनों एक बार फिर सामने सामने खड़े हो जाते हैं और इस बार लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह जना से कहता है कि तू जितना लड़ना चाहता है लड़ ले। इस शहर का मालिक हमेशा विराज ही रहेगा। लेकिन जना जवाब देता है कि जिस डर पर राज बना हो जाता है उसका गिरना तय होता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। इधर मीरा सिस्टम हैक करके सारी जानकारी लाइव मीडिया सर्वर पर भेजने की कोशिश करती है लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। मीरा किसी तरह खुद को छुड़ाकर डेटा अपलोड शुरू कर देती है। उसी समय जना का ट्रक में आग लगाए विस्फोट को एक्टिव कर देता है। कुछ सेकंड बाद पूरे वेयरहाउस में जोरदार धमाका होता है। आग तेजी से फैलने लगती है। अर्जुन आखिर वक्त पर वहां से निकल जाता है लेकिन विराज की करोड़ों की डील बर्बाद हो जाती है। जना और मीरा किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। अगली सुबह पूरा शहर उस धमाके की खबर से हिल जाता है। कई चैनल्स पहली बार विराज पर सवाल उठाने लगते हैं लेकिन विराज अब पूरी तरह बौखला चुका था। वह जानता है कि सामने घोषणा करना ही कि शहर में फैसल आतंक के पीछे जना का हाथ थे। अब पुलिस मीडिया और अपराधी सभी जना के पीछे पड़ चुके थे। जना को समझ आ जाता है कि आने वाला समय उसकी जिंदगी से सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली है। और दूसरी तरफ अर्जुन ने भी कसम खा ली थी कि असली मुलाकात में जिंदा नहीं बचेगा।
शहर की सड़कों पर जगह जगह जना के पोस्टर लगे थे। टीवी चैनल उसे देशद्रोही और आतंकवादी कर दिखा रहे थे। विराट ने मीडिया को पूरी तरह खरीद लिया था, लेकिन कुछ लोग अब भी जना पर भरोसा करते थे। गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग जानते थे कि जना हमेशा उनकी मदद करता आया है, इसलिए धीरे धीरे शहर दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ वो लोग जो विराट के डर में जी रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो जानों को उम्मीद मानते थे। शहर की सड़कों पर जगह जगह जना के पोस्टर लगे थे। टीवी चैनल्स उस देशद्रोही और आतंकवादी कर दिखा रहे थे। विराट ने मीडिया की पूरी तरह खरीद लिया था, लेकिन कुछ लोग अब भी जना को पर भरोसा नहीं करते थे। गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग जानते थे कि ले जाना हमेशा उनकी मदद करता आया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जना पर भरोसा करते थे। गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग जानते थे कि जना हमेशा उनकी मदद करना आया है, इसलिए धीरे धीरे शहर को हिस्सों में बढ़ने लगा था। एक तरफ वो लोग जो विराट के डर में जी रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो जना को उम्मीद मानते थे। इधर जना और मीरा लगातार जगह बदल रहे थे ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। एक रात दोनों शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास बने एक बंद कमरे में छिपे होते हैं। वही मीरा जना को बताती है कि उसके पास अभी भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो विराट को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन दस्तावेजों तक पहुंचना आसान नहीं था। वे सारे रिकॉर्ड शहर में सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर में रखे गए थे, जहां बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। जना बिना सोचे कहता है कि अगर सच वहाँ बंद है तो हमें वहाँ जाना ही होगा। दूसरी तरफ अर्जुन लगातार जना की तलाश कर रहा था। उसे गुस्सा इस बात का था कि हर बार जना उसके हाथ से निकल जाता है। विराट अर्जुन को आखिर चेतावनी देता है। अगर वह बंद है तो हमें वहाँ जाना ही होगा। दूसरी तरफ अर्जुन लगातार जना की तलाश कर रहा था। उसे गुस्सा इस बात का था कि हर बार जना उसके हाथ से निकल जाता है। विराट अर्जुन को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर इस बार भी जना बच गया तो समझो तुम्हारी ज़रूरत खत्म। यह सुनकर अर्जुन और भी खतरनाक हो जाता है। अगली रात जना और मीरा डेटा सेंटर के आसपास पहुंच जाते हैं। यह इमारत किसी किले जैसे सुरक्षित थी। हर जगह कैमरे, हथियारबंद गार्ड और इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी लगी हुई थी। मीरा कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की तैयारी करती है, जबकि जना अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है। कुछ देर बाद दोनों सर्विस टनल के जरिए इमारत के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद शांत था, लेकिन हर कदम पर खतरा था। जना धीरे धीरे सिक्योरिटी से बचते हुए कंट्रोल रूम पहुंच जाता था। वही मीरा सिस्टम में घुसकर फाइल डाउनलोड करने लगती है। अचानक स्क्रीन पर कई गुप्त वीडियो दिखाई देते हैं। इन वीडियोज़ में बड़े नेता, पुलिस अफसर और विदेशी अपराधी विराट के साथ मीटिंग करते नजर आ रहे थे। यह सबूत इनके बड़े थे कि अगर बाहर आए तो
पूरा सिस्टम हिल सकता था। लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। पूरा डेटा सेंटर लॉकडाउन मोड में चला जाता है। गार्ड्स चारों तरफ फैल जाते हैं। जना और मीरा से कहता है कि जितना हो सके डेटा कॉपी करो, मैं इनको रोकता हूँ। इसके बाद जना अकेले दर्जनों गार्ड्स का सम्मान करता है। कंट्रोल रूम के बाहर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वह तेजी से लड़ते हुए रास्ता रोकता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती रहती है। इसी बीच अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर इस बार अजीब सी शांति होती है। वह जना से कहता है कि तुझे पता है मैं तुमसे क्यों नहीं मार पाता। जना चुप रहा था। अर्जुन आगे कहता है कि क्योंकि तू मुझे मेरी पुरानी जिंदगी याद दिखाता है। कुछ सेकंडों के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। पहली बार अर्जुन अपने अतीत के बारे में बताता है। बचपन में वह भी एक साधारण लड़का था, लेकिन वीरराज ने उसे अपने लिए हथियार बना दिया था। हमेशा सिर्फ हिंसा और डर देखा। अर्जुन कहता है कि अब सिर्फ उसके लिए वापस लौटना संभव नहीं। उसके बाद दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। उधर मीरा लगभग सारा डेटा डाउनलोड कर चुकी होती है, लेकिन तभी सिस्टम पूरी तरह बंद होने लगती है। आखिर सेकंड में वह फाइलें सेव कर लेती है। जना और अर्जुन की लड़ाई इतनी भयानक होती है कि पूरा कंट्रोल रूम टूटने लगता है। अचानक गोली चलती है और गोली अर्जुन के कंधे पर लगती है। कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। जना और अर्जुन को मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह कहता है हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन पहली बार चुप हो जाता है। जना और मीरा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते अर्जुन के चेहरे पर वही पहली बार डर दिखाई देता है। शायद उसे एहसास हो चुका था कि वीरराज के लिए वह सिर्फ एक मोहरा है। अगले दिन मीरा सारे सबूत मीडिया को भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि शहर में इंटरनेट और न्यूज़ नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं। वीरा जब खुलकर तमाशा बन चुका था, वह पूरे शहर में परफ्यूम लगवा देता है और घोषणा करता है कि जो भी जना की मदद करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। शहर में अब एक खुले जेल जैसा बन चुका था, लेकिन जना हार मानने वाला में से नहीं था। उसे पता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि जना और मीरा ने डेटा सेंटर से वीरराज के खिलाफ कई बड़े सबूत हासिल कर लिया था और मीडिया बंद कर दिया था। अब सच दुनिया के तक पहुंचने लगभग नामुमकिन लग रहा था। पूरा शहर सैनिकों और पुलिस से घिर चुका था। रात होते ही सड़कों पर सिर्फ सायरन और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। लोग अपने घरों में कैद। उधर जाना एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ था। मीरा लगातार पूरा शहर सैनिकों और पुलिस से घिरा चुका था। रात होते सड़कों पर सिर्फ सायरन और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। लोग अपने घरों में कैद थे। उधर जना एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ था।
लगातार कोशिश करने की रही थी कि किसी तरह सबूत बाहर भेजे जा सके, लेकिन हर नेटवर्क पृथ्वीराज के लोगों को कंट्रोल में था। जना समझ चुका था कि अब लड़ाई सिर्फ सबूतों से नहीं जीती जाएगी, लोगों को खुद समझ सब दिखाना होगा। इसी बीच मीरा को एक पुरानी जानकारी याद आती है। शहर को बीचों बीच एक सरकारी ब्रॉडकास्ट टावर था जो इसमें इमरजेंसी के समय पूरे राज्य में सिग्नल भेजा सकता था। अगर वे वहां तक पहुंच जाए तो सारे सबूत लाइव दिखा जा सकते थे, लेकिन वह जगह पूरी तरह से सेना और पुलिस की निगरानी में थी। जना बिना डरे करता है, अगर सच को आवाज देती है तो वही जना होगा। दूसरी तरफ वीरराज जब जनता के सामने खुद को देशभक्त नेता साबित करने वाला था, वह टीवी पर रिकॉर्ड संदेश चला रहा था कि शहर में बाहरी दुश्मनों का हमला होने वाला था और जना उन्हीं के साथ मिलता हुआ है। कई लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन शहर की करीब बस्तियों में लोग अब भी जना को इंतजार कर रहे थे। उधर अर्जुन अपनी चोट का इलाज करवाते हुए चुपचाप बैठता है। उसके दिमाग में जना की बात बार घूम रही थी, इस इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। शायद पहली बार अर्जुन अपने किए हुए कामों पर सोचने लगता था। रात होते ही जना और मीरा ब्रॉडकास्ट टावर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में हर जगह चेक पोस्ट लगी हुई थी, पुलिस गाड़ियों की तलाशी कर रही थी। दोनों किसी तरह पुराने सीवर रास्तों को इस्तेमाल करने आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो डरे हुए कमरे में छिपे थे। बाहर गोलीबारी चल रही थी। जना उन बच्चों की सुरक्षित जगह पहुंचता है। उन बच्चों में से एक छोटा सा लड़का जना से पूछता है कि क्या आप सच में बुरे आदमी हो? यह सुनकर जना कुछ पल चुप रहता जाता है, फिर वह मुस्कुराए कहता है कि अगर लोगों को बचाना बुरा ना है तो शायद हो। यह दृश्य मीरा को अंदर तक छू जाता है। उसे एहसास होता है कि जना सिर्फ लड़ाकू इंसान नहीं है, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था। कुछ देर बाद दोनों ब्रॉडकास्ट टावर के पास पहुंचते हैं। वहां भारी सुरक्षा थी। जना मीरा से कहता है कि जैसे ही वह रास्ता साफ कर रहे, वह कंट्रोल रूम में जाकर सिस्टम एक्टिव कर दे। इसके बाद जना अकेले गार्ड्स पर हमला कर देता है। तेज बारिश के बीच टावर के बाहर जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। जना तेजी से लड़ते हुए आगे बढ़ता है और गार्ड्स लगातार गोली चलाता रहता है, लेकिन जना रुकने को तैयार नहीं था। उधर मीरा कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और सिस्टम शुरू करने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है। मीरा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन इस बार हमला नहीं करता। वह चुपचाप मीरा को सिस्टम और करने का देता है। मीरा हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हो? अर्जुन धीरे से कहता है क्योंकि पहली बार मुझे समझ आता है कि मैं गलत था। उसी समय वीरराज को खबर मिलती है कि टावर एक्टिव हो चुका है। वह तुरंत अपने स्पेशल फोर्स को आदेश देता है कि किसी भी हालत में ब्रॉडकास्ट बंद करो। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। जना ऊपर टावर की तरफ बढ़ता है, जबकि नीचे पुलिस और वीरराज के लोग हमला कर रहे थे। मीरा सिस्टम में सारे वीडियो और सबूत अपलोड कर देती है और अचानक पूरे राज्य की टीवी
स्क्रीन पर विराज के अपराधों के वीडियो चलने लगते हैं। लोग पहली बार उसकी असली सच्चाई देखते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है और जनता को सड़कों पर निकलने लगती है। कई पुलिस अफसर भी विराज के खिलाफ हो जाते हैं और विराज गुस्से से पागल हो उठता है। वह खुद टावर ऊपर पहुंचता है और ऊपर तेज बारिश और बिजली के बीच विराज और जना सामने सामने खड़े होते हैं और विराज चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन जना शांत आवाज में जवाब देता है, जिस राज की नींव खुद पर हो उसका खत्म होना तय है। इसी दौरान अचानक गोली चलती है और गोली जना को लगती है। मीरा चीख उठती है, लेकिन गोली विराट ने नहीं बल्कि उसके ही एक आदमी ने गलती से चलाई थी। जना घायल होकर नीचे गिर जाता है और विराज उससे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर कहानी सबसे खतरनाक मोड़ तक पहुंच लेती है। तेज बारिश के बीच टावर की छत पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। नीचे सड़कों पर लोग विरोध करना शुरू कर चुके थे और पुलिस के कई अधिकारी और विराज के आदेश मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन विराज अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह घायल पड़े जाने के पास पहुंचता है और उससे में कहता है कि तुमने जनता को मेरे खिलाफ कर दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जना में दर्द में होने के बाद शांत रहता है। वह कहता है कि खेल उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने इंसानों को डर से चलाना शुरू किया था। विराज गुस्से में बंदूक उठाता है और उसी समय अर्जुन के बीच में आ जाता है। विराज हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसके खिलाफ खड़ा होगा। अर्जुन पहली बार विराज की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैंने जिंदगी भर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन तुमने कभी किसी को इंसान नहीं समझा। विराज उसे गद्दार कहता है और लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। वह जना को उठाने की कोशिश करता है जबकि मीरा तुरंत उसकी मदद करती है। नीचे से पुलिस की आवाज़ें आने लगती है और अब पूरा टावर गिर चुका था। विराज समझ जाता है कि उसका साम्राज्य टूटने लगा है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह टावर के कंट्रोल सिस्टम को एक्टिव कर देता है और अचानक पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है। मीरा सिस्टम चेक करती है और डर जाती है कि टावर के अंदर बम लगाए गए थे। अगर कुछ मिनटों में सिस्टम बंद नहीं हुआ तो पूरा टावर उड़ जाएगा। अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। जना घायल हालत में भी खड़ा होने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि विराज अब खुद के साथ सबको खत्म करना चाहता है। अर्जुन तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागता है ताकि बम बंद कर सके। उधर विराज नीचे भागने लगता है क्योंकि उसके पास एक गुप्त रास्ता था। जना उसे रोकने के लिए उसके पास पीछे जाता है। घायल होने के बावजूद वह हार नहीं मानता। टावर के अंदर हर तरफ लाल लाइट चमक रही थी। टाइम तेजी से नीचे जा रहा था। दूसरी तरफ शहर की जनता अब सड़कों पर उतर चुकी थी। लोग विराज से खिलाफ नारे लगा रहे थे। कई जगह उसके पोस्टर जलाए जा रहे थे। पहली बार डर जानता है कि अंदर नहीं बल्कि विराज के अंदर था। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा है। उसे अपने सारे पुराने अपराध याद आने लगते हैं। जिन लोगों को उसने मारा, जिन परिवार को तबाह किया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद यही उसका प्रायश्चित है।
उधर जना आखिरकार विराट तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच आखिर लड़ाई शुरू होती है और यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सोच की लड़ाई थी। विराट बार बार कहता है कि दुनिया सिर्फ डर से नहीं चलती, लोग कभी सच का साथ नहीं देते। लेकिन जना जवाब देता है कि लोग डरते जरूर है लेकिन हमेशा डर में नहीं जीते। उसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। विराट पूरी ताकत से हमला करता है लेकिन अब जानता है उसके खिलाफ खड़ी थी उसकी आत्मविश्वास टूट चुका था। उसी दौरान अर्जुन कंट्रोल सिस्टम एक्टिव कर देता है। बम रुक जाता है लेकिन सिस्टम लॉक हो जाता है और अर्जुन अंदर फंस जाता है। मीरा उसे बाहर आने के लिए चिल्लाती है लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है कि कुछ गलतियां जिंदगी से बड़ी होती है और यह कर वह दरवाजा बंद कर देता है। उधर जना आखिरकार विराट को हरा देता है। विराट नीचे गिर जाता है और पुलिस ऊपर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि विराट पकड़ गया है। लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं लेकिन जना की नज़र सिर्फ अर्जुन को ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला जाता है। अर्जुन जमीन पर घायल हालत में पड़ा होता है। उसने शहर को बचा लिया था लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो चुका था। जना उसके पास बैठता है। अर्जुन धीरे से कहता है कि शायद अब मुझे शांति मिले और उसकी आंखें बंद हो जाती है। पहली बार जना की आंखों में दुश्मन के लिए भी सम्मान दिखाई देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि विराट के पकड़े जाने के बाद भी उसके नेटवर्क के कई लोग बाहर थे और उनमें से कुछ जना से बदला लेने लगते हैं। अर्जुन की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और लोग हैरान थे क्योंकि जिसने वे हमेशा खलनायक समझते थे उसी ने आखिर में वक्त में हजारों लोगों की जान बचाई थी। जना चुपचाप अर्जुन की बॉडी के पास खड़ा हो रहता है। मीरा उसे कहती है कि हर इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। जना बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उधर विराज के कोई सिक्योरिटी जेल में रखा जाता है। मीडिया लगातार उसकी गिरफ्तारी की खबर दिखाई दी रही थी। कई बड़े नेता उनके अफसरों अब खुद को बचाने के लिए विराज से दूसरी बना लेते गए थे। लेकिन जेल के अंदर भी विराज के चेहरे पर डर नहीं था। दूसरी तरफ शहर में पहली बार लोगों को खुलकर सांस लेने का मौका मिला था। परफ्यूम हट चुका था। बच्चे फिर से सड़कों पर खेल रहे थे लेकिन जना को अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा अभी बाकी है। इस बीच मीरा को एक गुप्त कॉल आता है और फोन करने वाले आदमी अपना नाम नहीं बताता लेकिन वह सिर्फ इतना कहता है कि अगर जना सच जानना चाहता है तो पुराने संसद भवन के नीचे बने सुरंग तक पहुंच गए। कॉल तुरंत कट जाता है। मीरा वो यह बात जानना को बताती है। पहले तो उसे लगता है कि यह जाल हो सकता है लेकिन फिर वो फैसला होता है कि शायद विराज के नेटवर्क का कोई राज अभी भी छिपा हुआ है। अगली रात जना और मीरा पुराने संसद भवन पहुंचते हैं। यह जगह कई सालों में से बंद पड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। काफी खोजने के बाद उन्हें जमीन के नीचे जाने वाले एक गुप्त रास्ता मिलता है। दोनों टॉर्च लेकर अंदर जाते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ सुरंग नहीं बल्कि
एक गुप्त ऑपरेशन सेंटर था। वहाँ पुराने कंप्यूटर, हथियार और कई फाइलें रखी हुई थी। दीवारों पर पूरे देश नक्शा बना हुआ था। यह फाइल खोलने को अंदर की बातें पढ़कर किसी आंख फिसल जाती थी। उसे पता चलता था कि उसके पिता सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थे। वे सरकार के लिए काम करने वाले गुप्त अधिकारी थे जो वीरराज मिशन पर थे। लेकिन मिशन के दौरान उन्हें धोखा मिला और सबसे चौंकाने वाली बात, उस मिशन में वीरराज अकेला नहीं था। एक और आदमी था जिसे चेयरमैन कहा जाता था। उस असल में वही पूरे नेटवर्क का असली मालिक था। वीरराज सिर्फ उसका मोहरा था। यह सच जानकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसी दौरान अचानक सुरंग का दरवाजा बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। कुछ सेकंड बाद स्पीकर्स पर आवाज सुनती है, लग जाना आखिर तुम यहाँ तक पहुँच गई। वह आवाज़ बेहद शांत लेकिन डरावनी थी। मीरा घबरा जाती है। आवाज़ आगे कहती है, वीरा ने बहुत गलतियाँ की लेकिन तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जना समझ जाता है कि चेयरमैन ही है। जना गुस्से में पूछता है, सामने आने की हिम्मत है? आवाज़ हंसती है और फिर अचानक कमरे की स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर एक आदमी बैठा दिखाई देता है लेकिन इसके चेहरा अंधेरे में छिपा होता है। वह कहता है, तुम्हें पिता ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की थी और अब तुम वही गलती कर रहे हो। जना उसकी तरफ बढ़ता है। तभी कमरे में गैस बढ़ने लगती है। मीरा बेहोश हो लगती है। जना किसी तरफ जना मीरा को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद पूरा ऑपरेशन सेंटर विस्फोट से उठ जाता है। बाहर निकलकर जना पीछे मुड़कर दिखता है। अब उसने सामने एक नया दुश्मन था जो वीरराज ने ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। और सबसे बड़ी बात, उस दुश्मन को जना के हर कदम की जानकारी थी। अब मामला सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा था। यह एक ऐसे नेटवर्क की लड़ाई बन चुकी थी जो पूरे देश में फैला हुआ था। सुरंग से बाहर निकलने के बाद जना और मीरा एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। मीरा अब भी उस धमाके और गैस के उस असर से कमजोर थी, लेकिन जना को दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, चेयरमैन आखिर कौन है? उधर टीवी चैनलों पर वीरराज की गिरफ्तारी के बाद नए नए खुलासे हो रहे थे। कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार किए जा रहे थे। जनता अब सिस्टम पर सवाल उठाने लगती थी।
विराज जेल से भाग गया था। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जा रही थी। पुलिस हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देती है, लेकिन जना समझ जाता है कि यह कोई साधारण भाग नहीं था। चेयरमैन में खुद विराज के बाहर निकला था। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती थी। पुलिस हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देती थी, लेकिन जना समझ जाता है कि यह कोई साधारण भाग नहीं था। चेयरमैन ने खुद विराज को बाहर निकाला था। दूसरी तरफ विराज एक गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाता है। वह पहली बार चेयरमैन से आमने सामने मिल जाता है। कमरे में अंधेरा था और चेयरमैन का चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं देता। विराज गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया और तुमने मुझे जेल में डालने की कोशिश किया। चेयरमैन शांत आवाज में जवाब देता है कि जो मोहरे कमजोर पड़ जाते हैं उन्हें बदल दिया जाता है। यह सुनकर विराज भी डर जाता है। उसे एहसास होता है कि उस आदमी के लिए वह काम करता था वही अब उसकी मौत भी करवा सकता है। उधर जना और पिता की पुरानी डायरी पढ़ना शुरू करता है। उस डायरी में कई कोड वर्ड्स और जगहों के नाम लिखे होते हैं। एक नाम बार बार सामने आता है, प्रोजेक्ट अग्नि। मीरा इंटरनेट के जरिए पुराने सरकारी रिकॉर्ड चेक करती है, लेकिन प्रोजेक्ट अग्नि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसका मतलब साफ था, यह कोई बेहद गुप्त ऑपरेशन था। कुछ देर बाद जना को डायरी में एक पुराना नक्शा मिलता है। वह नक्शा शहर से दूर पहाड़ों में के बीच बने एक रिसर्च सेंटर का था। जना को शक होता है कि वही चेयरमैन का असली अड्डा हो सकता है। अगली सुबह जना और मीरा वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। काले कपड़े पहने हथियारबंद लोग चारों तरफ से गोलीबारी हो शुरू करते हैं। जना तुरंत मीरा को सुरक्षित जगह छिपाता है और खुद लड़ाई शुरू कर देता है। ये लोग विराज के आदमियों जैसे नहीं थे। ट्रेनिंग कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। जना मुश्किल से उनका सामना कर पाता है। लड़ाई के दौरान वह एक हमलावर को मास्क हटाता है और चौंक जाता है। वह आदमी कोई अपराधी नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स का सैनिक था। मतलब चेयरमैन का नेटवर्क अब सेना तक पहुंच चुका था। काफ़ी मुश्किल के बाद जना और मीरा वहां से बच निकलते हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वे सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर छिपे लोग से लड़ रहे थे। शाम तक दोनों पहाड़ों के बीच बने उसे रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। वह जगह बाहर से बंद दिखाई देती थी, लेकिन अंदर बिजली और सिक्योरिटी सिस्टम चालू था। जना चुपके से अंदर घुसता है। अंदर जो चीजें थी उन्हें देखकर वह हैरान कर रहा जाता था। वह हाईटेक लैब्स, हथियारों के मॉडल और कई डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी। एक स्क्रीन पर पूरे देश के कई बड़े शहरों का डेटा चल रहा था। मीरा डरते हुए कहती है, ये लोग सिर्फ अपराधी नहीं, ये देश को कंट्रोल करना चाहते थे। तभी अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज़ आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं। सामने विराज खड़ा था, लेकिन इस बार
उसके चेहरे पर पुराना घमंड नहीं बल्कि डर दिखाई दे रहा था। वह जना से कहता है, तुम समझते नहीं हो, चेयरमैन को कोई नहीं रोक सकता। जना गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन विराज चिल्लाकर कहता है, अगर मुझे मार दिया तो तुम कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगे। उसी समय पूरे रिसर्च सेंटर की लाइट्स बंद हो जाती है। एक भारी आवाज स्पीकर्स पर गूंजती है, वेलकम जना। और पहली बार ऐसा लगता है कि चेयरमैन बहुत करीब है। पूरे सिस्टम रिसर्च सेंटर में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट्स चल रही थी और स्पीकर्स से आग भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वेलकम जना। मीरा घबरा कर जना के पीछे खड़ी हो जाती थे। विराज के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जिस आदमी से पूरा देश डरता था वह खुद और से कांप रहा था। अचानक सामने लगी बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर वही रहस्यमय आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा अब तक छिपा हुआ था, लेकिन इस बार रोशनी धीरे धीरे उसके चेहरे पर पड़ती है। जना उसे देखते ही रुक जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राघव मल्होत्रा था, देश का मशहूर उद्योगपति और समाज सेवी, जैसे लोग देशभक्त और गरीबों को मददगार मानते हैं। मीरा हैरान से कहती है, ये तो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन से एक है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। राघव मुस्कुरा कहता है, दुनिया वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। अब साफ हो चुका था, राघव है ही असली चेयरमैन था। उसने राजनीति, अपराध, मीडिया और सिस्टम सबको कंट्रोल में रखा हुआ था। विराज सिर्फ उसके मोहरा था। राघव जना को बताता है कि प्रोजेक्ट अग्नि एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए पूरे देश के डिजिटल नेटवर्क, सुरक्षा व्यवस्था और अधिक डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह एक्टिव हो जाता है तो देश की हर बड़ी संस्था उसके इशारों पर चलती है। जना गुस्से में कहता है, तुम देश को बचाना नहीं कब्जा करना चाहते हो। राघव हल्का सा हंसता है और फिर वह जानता है कि पिता का जिक्र करता है। राघव बताता है कि जना के पिता इसे प्रोजेक्ट के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह देश की सुरक्षा नहीं बल्कि तानाशाही की शुरुआत थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया था। यह सुनकर जना का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन तभी राघव एक और बड़ा सच बताता है कि वह कहता है कि जना के पिता को मारने के आदेश विराज से नहीं बल्कि अर्जुन के पिता ने दिया था, जो उनके समय सिस्टम का बड़ा अधिकार था। अर्जुन का पूरा परिवार शुरू से ही नेटवर्क का हिस्सा था। यह सुनकर जना को कुछ भी पल के लिए चुप हो जाता है और उसे एहसास होता है कि अर्जुन भी बचपन से अंधेर में फंसा हुआ था। उधर मीरा चुपके से सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है ताकि प्रोजेक्ट अग्नि को बंद किया जा सके, लेकिन राघव पहले से तैयार था। अचानक पूरे सेंटर में सिक्योरिटी ट्रॉन एक्टिव हो जाता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। जना मीरा को बचाने हुए लड़ाई शुरू कर देती है। यह सबसे कठिन लड़ाई थी क्योंकि दुश्मन सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि मशीन में भी थी। उधर वीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तब उसे समझ आ चुका था कि राघव उसने भी खत्म कर सकता है। राघव अचानक विराज की तरफ देखता है।
और तुम्हारा काम खत्म हो चुका। इतना कहते एक ड्रोन विराज पर हमला कर देता है। विराज भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने से नीचे गिर जाता है। मरते वक्त उसकी आंखों में डरता था। जिस ताकत के लिए उसे जिंदगी भर लोगों को डराया, वही ताकत आखिर उसकी मौत बन सकी गई। जना किसी तरह ड्रोन सिस्टम को नष्ट करता है और मीरा मेन सर्वर तक पहुंच जाती है, लेकिन तब स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। राघव ने पूरा सेंटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाला दिया था। अब उनके पास सिर्फ कुछ मिनट थे। राघव आखिर बार जना से कहता है, अगर मैं हार गया तो दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। लेकिन जना जवाब देता है, डर से बनी व्यवस्था नहीं होती। इसके बाद जना और राघव के बीच आखिर मुकाबला शुरू होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। राघव उम्र में बड़ा होने के बावजूद बेहद चालाक और प्रतिष्ठित था। लड़ाई के दौरान पूरा सेंटर टूटने लगता है। जब सिस्टम बंद करने की पूरी कोशिश करती थी, आखिर सेकंड में वह प्रोजेक्ट अग्नि को मेन सर्वर बंद कर देती थी। पूरे सेंटर स्क्रीन एक करके बंद होने लगती है। राघव पहली बार घबराता है और जना उसे घर कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी जोरदार विस्फोट होता है। पूरा रिसर्च सेंटर हिलने लगता है। जना और मीरा वहां से बाहर भागने लगते हैं, जबकि अंदर आग तेजी से फैलने लगती है। राघव मलबे के बीच फंस जाता है। आखिरी बार वह जना को देखता है और फिर पूरा सिस्टम विस्फोट में खत्म हो जाता है। दूर पहाड़ों के बीच आग की लपटें उठती है और जना और मीरा चुपचाप खड़े सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या राघव सच में मर चुका था या यह खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था? सुबह होते ही पूरे देश में एक ही खबर फैल जाती है, राघव मल्होत्रा गायब था। सरकार अधिकार और पत्र पर मूर्त घोषित नहीं करती क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिलती थी। मीडिया अलग ही कहानियां दिखाता था रही थी। कोई कहता है कि वह मर चुका है तो कोई मानता नहीं है। देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन जनता पहली बार खुलकर सच पर चर्चा कर रही थी। विराज का नेटवर्क टूट जाता था। कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो रहे थे। भ्रष्ट नेताओं के घरों पर छापे पड़ रहे थे। शहर में धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। उधर जना और मीरा एक छोटे गांव में छिपे हुए थे। लगातार लड़ाई और हमलों के बाद जना बुरी तरह घायल हो चुका था। मीरा उसका इलाज करती है। कुछ दिनों बाद पहली बार जना की बिना किसी डर के बाहर निकलता है। गांव के लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, सम्मान होता है। एक बूढ़ा आदमी जना से कहता है कि तुमने वो किया जो किया नहीं किया पाया। जना बस हल्का सा मुस्कुराया और कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात उसे अपने पिता की डायरी की आखिरी हिस्सा याद आता है और डायरी में एक लाइन बार लिखी थी, अगर चैनमैन गिर भी जाए तो उसकी परछाई जिंदा रहती है। जना यह सोच ही रहा होता है, तभी गांव की बिजली अचानक चली जाती है।
पूरा इलाका अंधेरा में डूबा जाता है। कुछ सेकंड बाद दूर सड़क पर कई गाड़ियों में दिखाई देती है। मीरा समझ जाती है कि खतरा कभी लौट जाएगा। कुछ हथियारों बाद लोग गांव को लेते हैं। यह लोग पहले वाले अपराधियों जैसे थे। उनके पास हाईटेक हथियार और अधिक उपकरण थे। उनका लीडर आगे बढ़कर कहता है, जना को हमारे हवाले कर दो, वरना पूरा गांव जला दिया जाएगा। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन कोई जना को मानना नहीं चाहते। जना समझ जाता है कि उनकी वजह से निर्दोष लोग खतरे में है। बस खुद सामने आ जाते हैं। उसी समय गालियों की बारिश शुरू हो जाती है। जना गांव वालों को बचाने हुए लड़ाई करता है और मीरा भी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगती है। काफी देर की लड़ाई के बाद जना उनके लोगों को लीडर को पकड़ लेता है। काफी देर की लड़ाई के बाद जना वह आदमी मरने से पहले सिर्फ एक शब्द बोलता है, शट डाउन प्रोटोकॉल। इतना कहकर वह खुद गोली मार लेता है। जना और मीरा दोनों हैरान रह जाते हैं। यह कोई नया संगठन था। अगले ही दिन जना उनके आदमी के हथियार और डिवाइस चेक करता है। उसे एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिलती है और मीरा से खोलने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद फाइल खुलती है। उसे देश के अलग अलग शहरों के नाम और कई गुप्त ठिकानों की जानकारी होती है। सबसे ऊपर लिखा था, शटडाउन प्रोटोकॉल पुश 2। जना समझ जाता है कि चेयरमैन का नेटवर्क खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ अगला चरण था। और सबसे डराने वाली उस लिस्ट में कुछ बड़े वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और मीडिया हाउस के नाम भी शामिल थे। मतलब देश के अंदर अब भी कई लोग उसे नेटवर्क लिए काम कर रहे थे। मीरा डरते हुए कहती है कि अगर ये लोग एक्टिव हो गए तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। उधर राजधानी में एक गुप्त मीटिंग चल रही होती है। कुछ बड़े अधिकारी अंधेरे में कमरे में बैठे थे। उनमें से एक आदमी धीरे कहता है, राघव चला गया लेकिन मशीन जारी हो रहेगी। दूसरा आदमी जवाब देता है और जना पहला आदमी मुस्कुरा कर कहता है, उसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। उधर जना फैसला करता है कि अब वह भागेगा नहीं। अगर शटडाउन प्रोटोकॉल सच हो एक्टिव हो गया तो उसे हर हाल में रोकना होगा। वह मीरा से कहता है, अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रही, यह देश को बचाने की लड़ाई है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक और हर जगह मौजूद था। गांव पर हुए हमले के बाद जना और मीरा वहां ज्यादा देर रुकना नहीं समझते। दोनों रात के अंधेरे में वहां से निकलते जाते हैं। रास्ते में जना लगातार उसे एन्क्रिप्टेड फाइल को देखता रहता है कि उसमें कई शहरों के नाम थे, लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था, ऑपरेशन सूर्य। मीरा बताती है कि यह कोई कोड नेम हो सकता है, लेकिन उस फाइल में एक तारीख भी लिखी थी। वह तारीख सिर्फ 5 दिन दूर थी।
मतलब शटडाउन प्रोटोकॉल कुछ बहुत बड़ा करने वाला था। दूसरी तरफ राजनीति में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सरकार लगातार देश को भरोसा दिलाता रहती थी, लेकिन हालात कंट्रोल में लेकिन अंदर ही अंदर कई इंजर्स डर चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कौन है। सिस्टम के बाहर नहीं अंदर छिपा हुआ था। उधर जना अपने पिता के पुराने दोस्त कर्नल आदित्य से मिलते जाते हैं, और आदित्य रिटायर्ड सैन्य अधिकारी थे और कभी जना के पिता के साथ मिशन पर काम करना चुके थे। पहले तो आदित्य जना को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह इस लड़ाई से दूर रहेगा, लेकिन जब जना उन्हें शटडाउन प्रोटोकॉल के बारे में बताता है तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। आदित्य धीरे से कहता है, अगर ये लोग फिर एक्टिव हो गए तो हालात बहुत खराब है। फिर वह जना को एक बड़ा राज बताता है। सालों में पहले सरकार देश के सुरक्षा के लिए कुछ गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किए थे। प्रोजेक्ट अग्नि उन्हें से एक था, लेकिन बाद में कुछ ताकतवर लोगों ने इन प्रोजेक्ट के इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। राघव उन्हें लोगों में से था और शटडाउन प्रोटोकॉल उसी नेटवर्क का अगला रूप था। जना पूछता है, ऑपरेशन सूर्य क्या है? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर वह बताता है कि ऑपरेशन सूर्य एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश के सैटेलाइट और पावर ग्रिड को कंट्रोल कर सकता है। अगर यह एक्टिव हो गया तो देश के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो सकता है और सेना की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है। यह सुनकर मीरा डर सकती है। मतलब दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करना चाहता, बल्कि पूरे देश को घुटनों पर लाना चाहता था। आदित्य जना को एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें पुराने मिशन ने कुछ गुप्त रिकॉर्ड किए थे। वह कहते हैं, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मुझे दिया था, शायद अब इसका समय आ गया है। जना पेन ड्राइव खोलता है, उसमें कई वीडियो और दस्तावेज होता है, लेकिन चौंकाने वाली चीज एक वीडियो मैसेज था जो उनके पिता रिकॉर्ड किया था। वीडियो में उसके पिता कहते हैं, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ। याद रखना, दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे अपने लोगों में छिपा होता है। फिर वीडियो में एक चेहरा दिखाई देता है। उसके देखकर जना और आदित्य दोनों चौंक जाते हैं। वह चेहरा देश के वर्तमान गृह मंत्री का था। मतलब सरकार का सबसे ताकतवर आदमी भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। उधर राजनीति में वह गृह मंत्री गुप्त मीटिंग कर रहा होता है। वह कहता है, ऑपरेशन सूर्य समय पर शुरू होना चाहिए। जना किसी भी हालत में जिंदा नहीं था, बल्कि बचना चाहता है। अब सिर्फ साफ हो चुका था कि लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे शस्त्र से थी। अगली रात जना, मीरा और कर्नल आदित्य मिलकर योजना बनाने लगते हैं। उन्हें ऑपरेशन सूर्य शुरू होने के पहले कंट्रोल सेंटर ढूंढना होता है। फाइलों में मिले डेटा
से पता चलता है कि यह सिस्टम समुद्र के बीच बने एक गुप्त स्टेशन से ऑपरेट होने वाला है। वह जगह अधिकारियों नक्शों में मौजूद ही नहीं थी। वह दूसरी तरफ शटडाउन प्रोटोकॉल से अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। सेकंडों स्क्रीन पर देश के अलग अलग शहरों का डेटा दिखाई दे रहा था। एक आदमी धीरे से कहता है, जब ऑपरेशन सूर्य शुरू होगा तो पूरा देश हमारे कंट्रोल में होगा। उसी समय स्क्रीन पर जाना की तस्वीर दिखाई देती है और फिर आदेश मिलता है, किल हिम बिफोर सनराइज। और फिर की तरह 7 जना खिलाफ मौत का सबसे बड़ा शिकार शुरू हो जाता है। पूरा स्टोर लॉकडाउन मोड में जा चुका था। हर दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो चुका था। लाल लाइट्स और सायरन लगातार बज रहे थे। जना और कारण सामने सामने खड़े थे। कारण की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह कहता है, तुम्हें लगता है तुम हीरो हो? इस सिस्टम ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद किया है। हम सिर्फ उसके दौड़ रहे थे। जना जब जवाब देता है, लेकिन कारण अब किसी की सुनकर नहीं तैयार नहीं था। दोनों के बीच फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कारण के बेहद तेज और प्रशिक्षित था। वह सेना की स्पेशल ट्रेनिंग ले चुका था। पहली बार किसी ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था कि सब ताकतवर नहीं बल्कि भावनाओं से भी टूट जाता था। उधर गृह मंत्री मीरा को कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। वह उसे ऑपरेशन सूर्य का स्लिप प्लान दिखाई देता है। स्क्रीन पर पूरे देश के डिजिटल मैच पर दिखा देता है। कुछ बड़े शहर लाल रंग में चमक रहे थे। गृह मंत्री बताता है कि जिसमें ही सिस्टम एक्टिव होगा, देश के कई हिस्सों की बिजली, इंटरनेट और डिफेंस कन्फर्मेशन बंद हो जाएगा। और अराजकता फैलते ही शटडाउन प्रोटोकॉल इमरजेंसी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। मतलब वे लोग लोकतंत्र खत्म करके डर के जरिए देश चलाने रहे थे। मीरा गुस्से में कहती है, गृह मंत्री बताता है कि जैसे सिस्टम एक्टिव होगा, देश के कई हिस्सों की बिजली, इंटरनेट और डिफेंस कॉन्फ्रेंस बंद हो जाएगा और अराजक फैलने की शटडाउन प्रोटोकॉल इमरजेंसी कंट्रोल में अपने हाथ में ले लेगा। मतलब वे लोग लोकतंत्र खत्म करेंगे, डर के जरिए देश चलाना चाहते थे। मीरा गुस्से में कहती है, तुम लोग देशभक्ति के गद्दार हो। गृह मंत्री मुस्कुराता कहता है। फिर वह कहता है, इतिहास हमेशा जीतने वाले से लिखा देता है। उधर आदित्य आखिरकार पावर के सेक्शन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे जैसे ही वह मेन लाइन काटने की कोशिश करता है, पीछे से कुछ सैनिक पर उस हमला कर देता है। आदित्य बहादुरी से लड़ने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान उन्हें एहसास होता है कि इनके सैनिकों में कोई पुराने जवान हैं जिन्हें सिस्टम ने कभी धोखा दिया था। शटडाउन प्रोटोकॉल ने उनके गुस्से और दर्द का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ जना और कारण की लड़ाई कंट्रोल डेक तक पहुंच जाती है।
कारण अचानक चिल्लाकर पूछता है, जब मेरे जैसे सैनिक मरते हैं तब कोई हीरो क्यों नहीं आता? कारण अचानक खुल्लाकर चिल्लाकर पूछता है, जब मेरे सैनिक मरते हैं तब कोई हीरो नहीं आता? जब कुछ पल चुप रहता है, उसे एहसास होता है कि कारण वह पूरी तरह बुरा इंसान नहीं बल्कि टूट चुका इंसान है। जना कुछ पल चुप रहता है, उसे एहसास होता है कि करण पूछ रही है बुरा इंसान तरी बल्कि टूट चुका इंसान है। जना समझने की कोशिश करता है, गलत लोगों से बदल लेते हैं लेकिन पूरे देश को जलना जरूरी है। लेकिन कारण के अंदर सालों का गुस्सा भरा था। उसी समय स्क्रीन पर काउंटडाउन आता है, 002801, सिर्फ 28 मिनट बाकी थे। उधर मीरा किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल देती है और चुपके से सिस्टम हैक करने लगती है, लेकिन सिस्टम में एक बड़ा प्रॉब्लम था। उधर जीना आखिर कारण के नीचे गिरता देता है, लेकिन वह उस मारता नहीं था। जना कहता है, तुम्हें पिता अब भी तुम्हें प्यार करते हैं। यह सुनते ही कारण पहली बार चुप हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा दिखाई दिखता है। उसी समय स्पीकर पर नई चेतावनी गूंजती है। काउंटडाउन तेजी से घटने लगता है और अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे और तभी पूरे स्टेशन की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है, राघव मल्होत्रा। वह जिंदा था।